नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। जैसा कि ये जो सीज़न चल रहा है, परीक्षाओं का जो दौर चल रहा है, ये जो गर्मी का जो मौसम है, उसमें जो डीएलएड के जो पेपर चल रहे हैं, तो ये जो आज का जो प्रश्न है हमारा, जो बुक्स है, जिस विषय है, वो विषय है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम। 10वां प्रश्न पत्र है, यानी कि द्वितीय वर्ष का। आइए हम पहला अध्याय से उठाते हैं कि साधारण बोलचाल की भाषा में शिक्षा का अर्थ लिया जाता है तो विद्यालय शिक्षा से लिया जाता है। पौधे का विकास कृषि द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। यह कथन किसका है? तो यह रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का है। शिक्षा में मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो छात्र एवं मनुष्य के शरीर एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास करे। शिक्षा की यह परिभाषा महात्मा गांधी ने दी है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालयी शिक्षा है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य की बात करता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर यह कथन अरस्तु साहब ने दिया है, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं, यह कथन किसका है? तो स्पेंसर का है। और निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का नहीं है? शिक्षा का व्यवसायीकरण करना यही नहीं है। भारतीय दर्शन में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। वह ध्वनि समूह जो हमें सुनाई पड़ता है और जिसे हम कोई अर्थ देते हैं, शब्द कहलाता है। इंद्रियों से प्राप्त अज्ञान होता है, तथ्यात्मक अज्ञान होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे समाज में आकार लेती है? तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक एवं पारिवारिक तीनों रूपों में लेती है। शिक्षा एक प्रक्रिया है तो परिवर्तनशील है, जो निरंतर बदलते रहते हैं। अपने दिनचर्या के अनुभवों से सीखना कहलाता है अनौपचारिक शिक्षा। ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से निम्न में कौन सा ज्ञान महत्वपूर्ण है? परिचयात्मक ज्ञान है। सामाजिकरण का जैविक आधार है उपरोक्त सभी है, जिसमें सहज प्रवृत्तियों की कमी, अंतःक्रियात्मक आवश्यकताएं, बाल्यावस्था की निर्भरता की बात करता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु काल को अगर कहते हैं तो वह बचपन कहते हैं, और प्रारंभिक बचपन अगर आता है तो शैशवावस्था के बाद आता है। 7 या 8 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है तो मध्य बाल्यावस्था यानी कि मध्य बचपन अवस्था आता है। किसी बच्चे का समाज के सदस्यों को जानना व सीखना कहलाता है समाजीकरण कहलाता है। समाज में समाजीकरण के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अंतरित होती है वो संस्कृति है, और समाजीकरण से सीखने की उप प्रक्रियाएं हैं तो उपरोक्त सभी है, जिसमें नकल करना, सुझाव और प्रतियोगिता, ये सारी चीजें सीखते हैं। समाजीकरण के जैविक आधार है तो उपरोक्त सभी है, जिसमें सहज प्रवृत्तियों की कमी, अंतःक्रियात्मक आवश्यकताएं, बाल्यावस्था की निर्भरता। समाजीकरण की विशेषताएं हैं उपरोक्त सभी हैं, सीखने की प्रक्रिया है, आजीवन प्रक्रिया है, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। बच्चे के अधिकारों से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 54 हैं। वह अधिकार जिससे बच्चे के दुरुपयोग, उपेक्षा व शोषण के सभी स्वरूपों से बचाया जाए कहलाता है संरक्षण पाने का अधिकार कहलाता है। संविधान के 46वें संशोधन 2002 के अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़कर मौलिक अधिकार बनाया गया तो वह शिक्षा का अधिकार बनाया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावित कर दिया गया है तो वह 1 अप्रैल 2010 से। मानव मूलतः किस प्रकार का प्राणी है? तो सामाजिक सांस्कृतिक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों में गरीब तबके के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित हैं? 25% हैं। बाल अधिकारों के संबंध में समझ होनी चाहिए उपरोक्त सभी, यानी कि माता पिता को, बच्चों को, शिक्षकों को। आधुनिक युग में समाजीकरण का प्रमुख कारण है तो वह संचार है। इकाई 3 देखेंगे हम, शिक्षा, विद्यालय तथा समाज अंतर संबंधी पड़ताल की बात करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार का व्यवहार होता है तो पूर्वाग्रह होता है। जिन बच्चे के शरीर का कोई अंग ठीक तरह से काम न करे उसे हम विकलांग कहते हैं। शिकारी जीवन व्यतीत करने वाला एक दक्षिण भारतीय समुदाय कहलाता है काडर।
व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों तक असमान पहुंच कहलाती है, तो सामाजिक विषमता, समाज के द्वारा निर्मित नियमों एवं कानूनों का जो व्यक्ति परिपालन नहीं करता उसका किया जाता है सामाजिक अपवर्तन। जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है सामाजिक लिंग। सामाजिक भेदभाव दूर करने के लिए आप अपने विद्यालय में उपाय करेंगे तो हम उपरोक्त सभी करेंगे, जिसमें सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखेंगे, प्रत्येक बच्चों को प्रवेश के समान अधिकार देंगे, सभी को नेतृत्व का समान अधिकार देंगे। समाज में विविधता के कितने रूप हैं? तो 10 रूप हैं। समाज में लोगों को विभिन्न श्रेणियों में असमान रूप से बांटना सामाजिकरण कहलाता है, और प्राथमिक सामाजिकरण उपरोक्त दोनों आएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। इकाई 4 देखेंगे। विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम एवं शिक्षण की बात करते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान और प्रवृत्ति प्राप्त करता है, जिसका सामान्य रूप से जीवन की मांग के अनुसार मिलना आवश्यक होता है, अधिगम कहलाता है। अधिगम की विशेषताएं हैं, एक सतत प्रक्रिया है, एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है, सुविचारित है, वह आंतरिक बल जो व्यक्ति को कार्य पूर्ण करने तक उसके समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित व दिशा देती है, प्रेरणा कहलाती है। किसी बाह्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना कहलाता है, बाह्य प्रेरणा कहलाता है। बच्चे सीखते हैं उपरोक्त सभी से, अनुकरण से, व्यवहार से, अवलोकन से। अनुकरणीय व्यवहार की श्रेणियां हैं, उपरोक्त सभी हैं, है ना। आदर्शीय प्रभाव है, दमनात्मक, आदमनात्मक प्रभाव, प्रकटीकरण का प्रयोग होता है। सक्रिय अनुकूल पर प्रयोग किया तो बीएफ स्किनर ने किया, और एक समान वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की जो योग्यता कहलाती है वो श्रेणीकरण कहलाती है। और औपचारिक संक्रिया काल की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, तो वह अंतिम है। सकारात्मक पुनर्बलन संबंधित है इनाम, और अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है प्रेरणा। छात्रों में सीखने के वातावरण के लिए निकटतम संबंध होना चाहिए, तो उपरोक्त सभी, जिसमें स्कूल से, समाज से, शिक्षक से। बाह्य प्रेरणा संबंधित है उपरोक्त सभी, इनाम से, प्रशंसा से, पैसे से। बच्चा दरअसल बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। इकाई 5 देखेंगे हम। शिक्षण और अधिगम की विधियां। शिक्षण अधिगम की विधियां दोनों हैं, जिसमें अनुदेशात्मक विधियां, विद्यार्थी अनुकूल विधियां हैं। अनुदेशनात्मक विधियां हैं उपरोक्त सभी, व्याख्यान विधि, आगमन और निगमन विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि है अध्यापक केंद्रित विधि है, जहां अध्यापक प्रदर्शन करके चीजों को, टीएलएम को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को दिखाता है, पढ़ाते समय प्रदर्शन कराता है। विद्यार्थी अनुकूल विधियां हैं, उपरोक्त सभी हैं। खेलकूद विधि है, प्रोजेक्ट अन्वेषण विधि है, समस्या समाधान विधि है। वह उद्देश्यपरक क्रियाकलाप जिसे एक सामाजिक वातावरण में संपूर्ण हृदय से पूरा किया जाता है कहलाता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में पाया जाता है उपरोक्त सभी क्रियाकलाप, सामाजिक और वास्तविक परिस्थितियां, प्रायोजन। समस्या समाधान के मॉडल में शामिल है उपरोक्त सभी, समस्या प्रस्तुतिकरण, समाधान ढूंढना, समाधान का क्रियान्वीकरण। ह्यूरिस्टिक शब्द लिया गया है ग्रीक से, और आगमनात्मक विधि अग्रसर होती है मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट समान की ओर। प्रतिबिंब प्रकार के बच्चों को आप आसानी से पहचानेंगे तो वे विचारों को आसानी से विकसित नहीं कर पाते हैं। निगमनात्मक विधि है, अनुदेशनात्मक विधि है ना। निगमनात्मक विधि को हम अनुदेशनात्मक विधि भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो आगमन यानी कि अधिगम लक्ष्यहीन प्रक्रिया है, गलत है। निम्न में कौन सी विधि विद्यार्थी अनुकूल विधि है? तो खेल विधि है। अन्वेषण विधि कहलाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है। औपचारिक सक्रिय काल की अवस्था, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था वो अंतिम है। और निम्न में से कौन सी विद्यार्थी केंद्रित विधि नहीं है? तो आगमन विधि है। और शिक्षण अधिगम की विधियां हैं, यानी कि अनुदेशनात्मक विधियां और विद्यार्थी अनुकूल विधियां दोनों हैं। इकाई 6 देखेंगे हम कि विद्यार्थी केंद्रित आगमन के सभी क्रियाकलापों का केंद्र है तो वह विद्यार्थी है। डेविड काल्ब के अनुसार अधिगम मॉडल की संख्या 4 है। अधिगम केंद्रित संख्या में ध्यान दिया जाता है अधिगम प्रक्रिया पर। अधिगम केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है विद्यार्थी को। अधिगम केंद्रित शैक्षिक अभ्यास है तो उपरोक्त सभी, जिसमें व्यक्तिगत विद्यार्थी का अन्वेषण और पूछताछ, समस्या आधारित खोजबीन, अधिगम स्थानों का अनुभव। यह अधिगम उपागम, जिसमें विद्यार्थी को महत्व दिया जाता है अपने वातावरण में, क्रियाकलाप में संलग्न रहकर नया ज्ञान प्राप्त होता है कहलाता है क्रियाकलाप आधारित उपागम। किसी क्रियाकलाप की विशेषता है तो उपरोक्त सभी है, रुचिकर है, अर्थपूर्ण है, चुनौती और संघर्ष है। शाकाहारी अधिगम में सम्मिलित है उपरोक्त सभी है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत जवाबदेही है, समान अवसर और समूह पुरस्कार है। ऊपर में शाकाहारी नहीं सहकारी होगा। सहकारी अधिगम मॉडल 3 महत्वपूर्ण अनुदेशात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रसार करता है तो उपरोक्त सभी है, शैक्षणिक उपलब्धि, विभिन्नता की स्वीकृति, सामाजिक कौशल का विकास। समस्या समाधान विधि संबंधित है, थार्नाइट जी हैं। और इसी के साथ हम इकाई 7 की ओर पहुंच गए। इकाई 7 में है अधिगम शिक्षण अधिगम का
प्रबंधन, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन की दृष्टि से कक्षा की 3 संभव श्रेणी या वर्गों को कहते हैं, तो उसको हम दुष्क्रिया कक्षा वातावरण, पर्याप्त कक्षा वातावरण और व्यवस्थित कक्षा वातावरण कहते हैं। व्यवस्थित कक्षा वातावरण होता है उपरोक्त दोनों यानी नियंत्रित और मित्रतापूर्वक। स्वतंत्र वाद विवाद की महत्ता को संतुलित शिक्षा प्रदान करने में मानवीय मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने बल दिया 1960 में। कक्षा में जो क्रियाकलाप कराए जाते हैं उनके संगठन तथा प्राथमिकी की अनुसूची तैयार करना और उनका अनुसरण करना समय प्रबंधन कहलाता है। शिक्षण सामग्री होती है उपरोक्त सभी, जिसमें हम श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री ये तीनों होती हैं। प्रेरणा व्यवस्था है, आंतरिक है। अनुशासन से संबंधित कुछ समस्याएं जो कक्षा कक्ष व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते हैं उपरोक्त सभी हैं। कक्षा अनुशासनहीनता के कारण है उपरोक्त सभी हैं। उपरोक्त सभी में कक्षा में देर आना, शोर करना, कक्षा से भागना। कक्षा अनुशासनहीनता के कारण है शुद्ध हवा का प्रवाह न होना, प्रकाश न होना, अत्यंत गर्म एवं सीलन युक्त कक्षा कक्ष का बात करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था तो 2009 में बना था और सामूहिक अधिगम स्थिति के लिए विद्यार्थी को छोटे समूह में विभक्त करने का आधार होगा तो उपरोक्त सभी होगा, जिसमें रुचि, योग्यता और विकल्प आएंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपरोक्त सभी हैं। परिपक्वता है, प्रेरणा है, सीखने की तत्परता है। अधिगम केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है तो विद्यार्थियों को माना जाता है। इकाई 8 देखेंगे हम। इकाई 8 में कहते हैं कि बच्चे की पारिवारिक, स्थानीय तथा सामुदायिक परिस्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकते जिससे वह बढ़ा है। इसके कारण है तो उपरोक्त दोनों है, यानी कि स्थानीय वातावरण बच्चे को प्रचुर अनुभवों को अर्जित करने हेतु सहजीकरण की परिस्थिति प्रदान करते हैं और शिक्षा के लिए कमियां परिवार तथा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं में मान्यताओं का कारण उत्पन्न हो जाते हैं। सार्थक अधिगम के सहजीकरण के सुझाव हैं तो उपरोक्त सभी हैं, जिसमें बच्चे के ज्ञान को अधिगम के आधार के रूप में प्रयोग करते हैं, अपनी कक्षा स्थिति को संदर्भित बनाए रखते हैं और विद्यार्थी को सक्रिय सहभागिता निश्चित करते हैं। सुविधा वंचित बच्चे साझा समझा जाता है तो उपरोक्त सभी, जिसमें अल्पसंख्यक समूह के बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे। एक बालक को शिक्षित करने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु जब एक बालिका शिक्षित होती है तो एक वंश शिक्षित होता है, या कहावत जो दर्शाती है उपरोक्त दोनों है, यानी बालिका शिक्षा का महत्व और बालक शिक्षा का महत्व दोनों है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं हेतु विशेष कार्यक्रम है वो उपरोक्त दोनों है, यानी कि प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGB भी है। अल्पसंख्यक समूह में शामिल किया जाता है तो वह उपरोक्त सभी है, जिसमें भारतीय अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक और प्रजातीय अल्पसंख्यक कहते हैं। वह बच्चे जिनके कुछ न कुछ अक्षमताएं पाई जाती है कहलाते हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। और भारत में जनजातीय बच्चों की शिक्षा संबंधी तथ्य है तो उपरोक्त सभी है, जिसमें कम साक्षरता दर, कम नामांकन तथा उच्च ड्रॉप आउट समझने में निम्न स्तर। जनजातीय बच्चों की शिक्षा के खराब स्तर के कारण है उपरोक्त सभी है, जिसमें पारिवारिक जागरूकता तथा सहायता की कमी, परिवार की अति निर्धनता और विद्यालय सुविधाओं तक पहुंचने में कमी। मानसिक योग्यता संबंधित है तो वह जिन प्याजी ने दिया है और संयुक्त परिवार के बच्चे अक्सर होते हैं, सहयोगी होते हैं। इसी के साथ हम इकाई 9 में पहुंच गए हैं। निर्धारण तथा मूल्यांकन के आधार। किसी विषय में विद्यार्थी की उपलब्धि मापने के लिए जिस परीक्षण का निर्माण किया जाता है उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। और मात्रात्मक विधियां अगर है तो उपरोक्त सभी, जिसमें उदाहरण, प्रयोग और प्रश्न श्रृंखलाएं हैं। गुणात्मक विधियां की बात करें तो केस अध्ययन और साक्षात्कार है। एकत्रित आंकड़े में से प्रतिपादन, विश्लेषण एवं चिंतन द्वारा कोई अर्थ निकाला जाता है तो वह मूल्यांकन है। और कक्षा प्रक्रिया के घटक है उपरोक्त सभी, जिसमें अपेक्षित अधिगम परिणामों का निर्णय लेना, कक्षा संपादन की योजना बनाकर आयोजन करना और अधिगम में बच्चे की प्रगति का निष्पादन करना। निर्धारण के प्रकार है तो उपरोक्त सभी है, जिसमें औपचारिक, वस्तुनिष्ठ और प्रतिमान है। अधिगम हेतु आकलन की पद्धति है उपरोक्त सभी है, जिसमें शिक्षण चलित आकलन, अध्येत का स्वयं आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन। चेक लिस्ट है तो उपकरण है। बंदुरा 1977 के अनुसार कितनी विशेष प्रक्रियाएं अवलोकन व्यवहार में जुड़ी हुई हैं तो वह 4 है। किसी वस्तु या प्रक्रिया के किसी पक्ष का मापन कहलाता है मूल्यांकन। और बच्चे ने क्या सीखा जानने के लिए किया जाता है सतत एवं सतत मूल्यांकन। मोहन की आयु 15 वर्ष, यह संबंधित है आकलन से। और एकत्रित आंकड़ों में से प्रतिपादित संश्लेषण एवं चिंतन द्वारा कोई अर्थ निकालता कहलाता है तो निष्कर्ष निकालना कहलाता है। इकाई 10 और अंतिम है। गांधी जी का जन्म किस सन में हुआ था तो सन 1869 में हुआ था। और सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को व्यक्त और प्रोत्साहित करे, वह महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का विश्वास था आदर्शवाद से। और स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी सन 1863 में। और स्वामी विवेकानंद का देहांत हुआ था तो सन 1902 में। अरविंद घोष का जन्म किस सन में हुआ था तो सन 1872 में। और अरविंद घोष का प्रमुख दर्शन था आदर्शवादी था। और रविन्द्रनाथ टैगोर थे प्रकृतिवादी।
और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में। और अरविंद के अनुसार शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए तो सहायक एवं पथ प्रदर्शक की तरह होना चाहिए। और गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम में ज़्यादा पुस्तकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और किस शिक्षाविद ने महिलाओं की सम्यक शिक्षा के लिए तपस्वी, ब्रह्मचारिणी तथा त्यागी महिलाओं को प्रशिक्षण देना आवश्यक माना तो वह स्वामी विवेकानंद है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। बने रहिए नेक्स्ट पेपर के सीरीज के लिए, फिर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।